हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ लेके आने वाला हूं। तो आज हम इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम अपने चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे जो कि टेंसेस होने वाला है। बट अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा बेसिक हम इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम कौन से पार्ट को स्टडी करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक नोटबुक लगा लें और अपने साथ के साथ जैसे जैसे मैं आपको करवाता जाऊँगा आप भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाते रहें, ताकि आपके लिए बाद में एंड में आपके पास एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के नोट्स जो हैं वो रेडी हो जाए, जो आप बाद में एग्ज़ाम्स के टाइम पे रिवाइज़ कर सकोगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंग्लिश को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ग्रामर वाला पार्ट, जो हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। और इस ग्रामर वाले पार्ट्स को मैंने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो कैसे है? पहला पार्ट है हमारे पास टेंस से लेके नरेशन वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम जो कंप्लीट करेंगे अपनी इस सीरीज़ के अंदर, हम टेंस से लेके नरेशन वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर टेंसेस वाला चैप्टर करेंगे। टेंसेस के बाद हम अपना चैप्टर उठाएंगे वॉइसेस, जो कि हमें पता है कि एक्टिव पैसिव जो कि होते हैं एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मेरा स्टाइलिश थोड़ा चल नहीं रहा है। और इसके बाद हम करेंगे लास्ट में थर्ड टॉपिक जो होएगा हमारे पास नरेशंस। इन 3 टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक। इन 3 टॉपिक्स के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारे सारे टॉपिक्स आ जाएंगे: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड एक्सेट्रा। तो ग्रामर वाले पोर्शन में तो हमारे पास ये सब आ गया। और उसके बाद अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमने दूसरा पार्ट जो रखा हुआ है वो है कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट के अंदर हमारे पास आते हैं रीडिंग पैसेजेस आते हैं। इसके बाद क्लोज टेस्ट आते हैं। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ फिलर्स बीच में होंगे, हमें उन फिलर्स को फिल करना होगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। सेकंड जो पार्ट होता है हमारा इंग्लिश में क्लोज टेस्ट होता है कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। और थर्ड वाला है पैराजम्बल। पैराजम्बल में क्या होता है? पैराजम्बल में हमें अलग अलग जो है सब सेंटेंसेस दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, पी, क्यू, आर और एस। हमें इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, एक करेक्ट सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास लास्ट होता है पैराजम्बल वाला पार्ट। कौन सा होता है? पैराजम्बल वाला पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज का ये हो गया। और थर्ड जो लास्ट पार्ट होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का, वो है हमारा वोकेबलरी वाला सेक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्रामर और वोकेबलरी अगर हमारी दोनों अच्छी हैं तो हमारा जो थर्ड पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, वो अपने आप ही सही हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्रीहेंशन पार्ट अच्छा है तो हमारी ग्रामर और वोकैब भी खुद ब खुद अच्छी होने लग जाती है। जो लोग रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं या कोई भी नॉवल या बुक्स रीडिंग करते हैं, उनकी देखना उनकी इंग्लिश जो है वैसे ही अच्छी होती है, क्योंकि उनकी जब वो नॉवल वगैरह रीडिंग करते हैं तो एक तो उनकी सबसे पहले क्या डेवलप होती है, जो मेन होता है वो होती है उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी तो तुम्हें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में भी अपने आप नॉलेज होने लग जाएगी। हमें अपने आप पता लगने लग जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अगर कोई गड़बड़ हो तो, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, और वोकेबलरी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका हमें मीनिंग ही नहीं पता, तो हम उस सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं निकाल पाएंगे या समझ पाएंगे। इसलिए वोकेबलरी को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वोकेबलरी को भी आगे फर्दर डिवाइडेड कर रखा है, जो कि कैसे कैसे है हमारे पास है। सबसे पहले है सिनोनिम एंटोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम्स मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंकिंग या और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सब में सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स होता है हमारे पास सेम वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई वर्ड लिखना है एक्सेस, जिसका मतलब होता है
काफ़ी ज़्यादा, तो एक्सेस की जगह हम कुछ और वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख दें एम्पल लिख दें या फिर प्लेंटीफुल लिख दें। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेस वर्ड के। ठीक है, सिनोनिम मतलब डिफरेंट वर्ड विद सेम मीनिंग्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स भी हमारे पास जो वोकेबलरी का पार्ट है और एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है फ्रेजल वर्ब्स आज के टाइम पे। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ये क्लोज टेस्ट के अंदर भी मिल सकती है, फिलर्स के अंदर भी मिल सकती है। फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं वो प्रेपोजिशन प्लस वर्ब बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल दूं, अगर हम फ्रेजल वर्ब को लेके चलें, लुक आफ्टर, ठीक है। और दूसरा अगर हम लेके चलें, यार इसका स्टाइलस भी प्रॉपरली काम नहीं करता है, लुक अपॉन। तो इन दोनों में हमारे पास पहला वर्ड जो सिमिलर है लुक और लुक, लेकिन दूसरा वर्ड बदलते ही इनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर हमें कौन सा फिट करना है। तो फ्रेजल वर्ब जो है ऐसे होते हैं, ये मतलब कि इनके अंदर एक प्रपोजिशन चेंज हो जाती है जिसकी वजह से जो है पूरा वो चेंज हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है इनका। इसलिए हमें जो है फ्रेजल वर्ब्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि आज के टाइम पे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आती हैं। इसके बाद वोकेबलरी वाले सेक्शन में इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं जो कि हमारे मुहावरे होते हैं। फॉर एग्जांपल एन एप्पल बाय ऑर्डर हो गया, या हॉब्सन्स चॉइस हो गया, या फिर मेड इन स्पीच हो गया, या फिर फ्रेंच लीव हो गया। ये सारे जो हैं एग्जांपल्स, ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं वोकेबलरी के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी मतलब कि कहीं एक सेंटेंस पूरा दिया गया होगा, उसके लिए हम उसको हम सिर्फ एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं अथीस्ट, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। अथीस्ट कौन हो गया, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है। इसी तरह एम्बीवर्ट कौन हो गया, एम्बीवर्ट हो गया जो ड्यूल बोलता है या फिर बिल्कुल क्लियरली नहीं बोलता है, उसको हम एम्बीवर्ट कहते हैं। या इसी के अलावा काफ़ी सारे और भी हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आ गया पेडेंट। पेडेंट होता है पेडेंटिक या पेडेंट जो अपनी नॉलेज की शो ऑफ करता है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं, ये भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, अक्सर एक या दो आपको ज़रूर मिलते हैं। लास्ट जो वोकेबलरी के अंदर पार्ट आता है वो आता है स्पेलिंग वाला। स्पेलिंग एरर के भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर हम एसएससी की बात करें, अगर हमारे पास प्री के अंदर 25 क्वेश्चंस हैं, प्री के अंदर अगर हमारे पास 25 क्वेश्चन है, 25 में से हमें 1 या फिर 2 क्वेश्चन हमें मिल ही जाते हैं जो कि स्पेलिंग्स के से रिलेटेड होते हैं। इसलिए ये जो सारे पार्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इस सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ ग्रामर वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इंग्लिश है क्या, बेसिकली इंग्लिश एक हमारे पास लैंग्वेज है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ करके बता देता हूँ। सिंपल जो इंग्लिश का फंडा है वो है क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं, हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। जैसे हिंदी में भी होते हैं अ आ ई स्वर व्यंजन, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश में होते हैं हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में होते हैं हमारे पास, इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर होते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और अब वोवल और कॉन्सोनेंट्स मिलके हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट्स मिलके हमारे पास वर्ड्स फॉर्म्स करते हैं। और वर्ड्स जो हैं वो आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वर्ड मिलके हमारे पास फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। वर्ड मिलके हमारे पास सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो हम देखें अगर इंग्लिश में हमारा चलता कैसे है, इंग्लिश हमें पता है एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास वोवल हैं कुछ और कुछ हैं कॉन्सोनेंट्स। अब ये दोनों वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड फॉर्म करते हैं। और जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप साथ के साथ लिखते हुए चलना, मैं आपको एक एक मिनट का टाइम देता रहूँगा बीच बीच में। जैसे कि अगर मैंने आपको ये समझा दिया तो मैं आपको थोड़ा सा लिखने का टाइम दे देता हूँ। अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं।
एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कितने 26 अल्फ़ाबेट हैं, जिसमें से कुछ वॉल है और कुछ है कॉन्सोनेंट। और अगर आपको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखूँ, जो हमारे पास वॉल है वो 5 होते हैं, ए, आई, ई, ओ और यू। ये 5 हमारे पास वॉल होते हैं। बाकी सारे जितने भी बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक से इंग्लिश हम शुरू कर रहे हैं। होपफुली आपने ये लिख लिया होगा, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमारा पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है। हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा था। एक टेंसेस से लेकर नरेशन तक और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच तक। ये मैंने आपको बता दिया था कि हम सबसे पहले टेंसेस कवर करेंगे, उसके बाद हम वॉइसेस कवर करेंगे और उसके बाद हम नरेशन कवर करेंगे। ठीक है, और इन तीनों के कवर हो जाने के बाद हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मूव कर जाएंगे। तो एक बार ब्रीफ देख लेते हैं आज इस वीडियो में कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहने क्या वाला है। तो अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर होएगा वो होएगा नाउन, क्योंकि नाउन से ही हम शुरू करते हैं। नाउन होता क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, वो किसी भी चीज़ का नेम बताता है। अब वो चीज़ लिविंग भी हो सकती है, वो चीज़ नॉन लिविंग भी हो सकती है, वो चीज़ विजिबल भी हो सकती है, नॉन विजिबल भी हो सकती है। ठीक है, तो नाउन जो होता है नेम होता है किसी चीज़ का। नाउन क्या होता है? नेम होता है किसी चीज़ का। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के अंदर अगर कोई एक नाउन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर वो अगर हम उसको रीड करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि जब एक ही वर्ड की रेपिटेशन होती है तो फ्लो नहीं बनता है, उसको पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए हमने नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए किसको किसको यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है नाउन की जगह पे प्रोनाउन वर्ड को। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी पैराग्राफ में। जब भी एक नाउन की रेपिटेशन होएगी तो उस रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि जो प्रोनाउन क्या करता है वो रिप्लेस करता है एक नाउन को। वो क्या करता है? रिप्लेस करता है एक नाउन को। प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। थर्ड, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो वो है एडजेक्टिव। इसमें डी हमेशा साइलेंट होता है, इसको हम एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। डी जो है वो साइलेंट होता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? ये हमारी बेसिकली क्वालिटीज़ बताता है। ठीक है, हमें डिफ़ाइन करता है कि हम कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोटा है तो ये डिफ़ाइन करेगा कि ही इज़ वेरी फैट, या कोई बहुत अच्छा लिखता है तो ही राइट्स वेरी वेल, या फिर कोई मतलब कि अच्छा स्टूडेंट है तो हम कहेंगे ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे जितने भी ये क्वालिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, यानी जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। अब वो नाउन की भी बता सकते हैं, वो प्रोनाउन की भी बता सकते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस नहीं है। बस प्रोनाउन क्या है, उसको नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए हमने यूज़ कर दिया है। रिप्रेजेंट वो उसी सेम पर्टिकुलर थिंग को करेगा प्रोनाउन भी, जिसको एक नाउन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैंने लिखा कि अगर मैं लिखता हूँ तो स्टाइलस काम नहीं करता है। रवि इज़ वेरी स्मार्ट। अगर मैंने लिखा रवि इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे हमारे पास नाउन है वो क्या है? रवि है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं माय बेस्ट फ्रेंड में ऐसे लिख रहा हूँ और उसमें ये जो रवि वर्ड है ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसकी रेपिटेशन से बचने के लिए क्या करूँगा? रवि को रिप्लेस कर दूँगा ही से। रवि को रिप्लेस कर दूंगा ही से। ही क्या होएगा? एक प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन ही एक नाउन को रिप्लेस करता है। हमेशा याद रखना कि नाउन को सिर्फ एक प्रोनाउन रिप्लेस करता है और कोई रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, तो इस रवि जो नाउन है इसकी जगह पे ये जो वर्ड ही आया है वो क्या होगा? एक प्रोनाउन होगा।
ठीक है। तो अब अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, मैं रवि की जगह ही लिख सकता हूं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। और जो स्मार्ट है वो क्या है, वो क्वालिटी है रवि की, क्या है वो, एक क्वालिटी है। इसलिए ये जो क्वालिटी है वो क्या होती है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। अब ये एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, ये दोनों सेंस में हो सकता है ये बुरा भी हो। मैं लिख दूँ रवि इज़ वेरी बैड बॉय, ठीक है। तो जो ये है एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंस में भी हो सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्वालिफाई करते हैं एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को। अब ये जो स्मार्ट है ये रवि के लिए ही तो बोला है मैंने, ही इज़ वेरी स्मार्ट। मैंने रवि की बात करी, माई फ्रेंड, रवि इज़ माई फ्रेंड, और फिर मैंने लिख दिया ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो रवि के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। इसलिए जो स्मार्ट वर्ड है ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है, और ही यहाँ पे कौन है, रवि है। इसलिए जो है हमें यहाँ से क्या समझ आता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव जो है पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ दो चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं, किस किस को, नाउन को और प्रोनाउन को। किस किस को करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। आप लोग भी जब मैं बोल रहा होता हूँ तो आप भी साथ के साथ ट्राई किया करो, या मेरे बोलने के बाद एक बार ट्राई किया करो। इससे क्या है, आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा जो है कंसेप्ट क्लियरिटी होएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा बार ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को तो जितनी ज़्यादा बार हम बोलेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी इम्प्रूव होएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग भी साथ के साथ प्रैक्टिस किया करो। और उसके बाद मैं 1-2 मिनट आपको दे दिया करूँगा इन नोट्स को उतारने के लिए, कॉपी करने के लिए, ताकि जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो तो आपके पास एक इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी अच्छे से नोट्स हों, तो जो आपको एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले रिवाइज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। हमने ये पढ़ा, अभी तक कहाँ तक पढ़ा है, हमने एडजेक्टिव तक समझा। अब अगर हम आगे चलें, एडजेक्टिव के बाद हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। देखना यहाँ पे जो ये आर वर्ड है ना वो भी साइलेंट है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी कहानी है, कहानी तो क्या मतलब, एक इसका रूल है कि जब भी आर वर्ड के आगे कोई वोल लगा हो, आर वर्ड के आगे कोई वोल लगा हो, तो वो आर जो है वो साइलेंट हो जाता है, वो आर जो है वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा रूल है, आर जो है वो साइलेंट हो जाता है। लेकिन इसका एक और रूल भी है कि अगर इस आर के पीछे, अगर आर के आगे वॉल लगा हो, आर लिखा है उसके पीछे फिर से वॉल लगा हो, तो यहाँ पे ये जो आर है वो साइलेंट नहीं होता है, यहाँ पे साइलेंट नहीं होता है, यहाँ पे इसको हमें बोलना पड़ता है। यहाँ पे जैसे क्या था, वर्ब था, वर्ब था, ठीक है। तो ये ई आगे यहाँ पे क्या है, एक वॉल लगा हुआ है, तो इसलिए आर को हम साइलेंट करते हैं, आर को हम साइलेंट करते हैं, आर को हम नहीं बोलते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर हमारे पास कोई और वर्ड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई और वर्ड कैसे हो सकता है, हाँ, अगर हमारे पास कोई और वर्ड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वर्ड है एरिया, हमारे पास वर्ड है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर है, इस आर के आगे भी वॉल है और इस आर के पीछे भी वॉल है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आर बोलना पड़ा, ठीक है। हमने बोला ना एरिया में आर बोला हमने, लेकिन जब आर के पीछे वॉल ना हो, एग्जैक्ट पीछे वॉल ना हो, सिर्फ आगे हो वॉल, तो हम उसको साइलेंट कर देते हैं आर को। तो ये आर की एक छोटी सी कहानी थी। इसको वर्बली ध्यान रख लेना, इसको लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लिखने के लिए मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलें एडवर्ब की बात करें, तो एडवर्ब क्या होता है, अच्छा वर्ब रह गया। तो वर्ब जो होता है वो एक एक्शन वर्ड है, मतलब हमारे पास कोई सेंटेंस है, हमें सेंटेंस के अंदर पता कैसे चलेगा कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। ये जो काम होने का जो हमें वर्ड होएगा, एक पर्टिकुलर वर्ड होएगा जिसको देख के हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है या कौन सा काम हो रहा है। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब, इस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये भी क्वालिफायर होता है। ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश में सिर्फ दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्वालिफायर का काम करते हैं। पहला तो हमने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव पढ़ा था, जो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को और प्रोनाउन को।
मैं अपनी वीडियो में बार बार वर्ड्स को या सेंटेंसेस को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि जितनी ज़्यादा बार रेपिटेशन होएगी तो मैं ये सोच के चलता हूँ आप भी मेरे साथ साथ रिपीट कर रहे हैं। और अगर आप रिपीट करोगे मेरे साथ साथ, जितनी ज़्यादा बार हम रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा वो माइंड के अंदर बैठता जाएगा। इसलिए मैं जानबूझ के इन वर्ड्स को या चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होए और आपको वर्ड्स जो हैं ईज़िली याद हो जाएँ। हमें एक्स्ट्रा बाद में बेशक टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आप एक बार वर्बली भी थोड़ा-थोड़ा देखते हुए चलोगे तो आपको क्लैरिटी होती रहेगी। बट ये है कि नोट्स ज़रूर बना लेना अपने साथ के साथ। एडवर्ब के बाद अगर हम बात करें कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या काम करता है? ये जॉइनिंग का काम करता है। कंजंक्शन क्या काम करता है? जॉइनिंग का काम करता है या कनेक्टिंग वर्ब होता है। जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो जो यहाँ पे ये एंड लगा है ये क्या है? ये कंजंक्शन का काम करेगा। राम और श्याम को आपस में जोड़ेगा। क्या करेगा? कनेक्टर का काम करेगा या फिर जॉइनिंग का काम करेगा। ठीक है, और ये वर्ड्स को भी जोड़ सकता है या दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, आफ्टर दैट आई विल गो टू सिनेमा हॉल, तो इसमें जो आफ्टर डैट हो गया या हम एंड भी कह सकते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट बट आई विल नॉट गो टू द हॉस्पिटल। ऐसे टाइप से जो कनेक्टर्स होते हैं इन सबको क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन। जो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं इनको क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन। आगे डिटेल में हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहुँचेंगे। ये बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज की वीडियो में हम बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना पहला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली शुरू कर देंगे, जो कि होने वाला है टेंसेस का। सबसे पहले हम टेंसेस से शुरू करेंगे। कंजंक्शन के बाद आता है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। बेसिकली प्रेपोजिशन जो है एक नाउन को रिलेट करता है किसी सेंटेंस के साथ या किसी दूसरे नाउन के साथ। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है, किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है। अगर मैं बोलूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक जो है, अगर मैं लिखूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, अगर मैं बोलूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो ये हमारे पास प्रेपोजिशन जो है, ये ऑन एक प्रेपोजिशन है। ये किस किस को रिलेट कर रहा है या किस किस को कनेक्ट कर रहा है? ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये बुक को कनेक्ट कर रहा है टेबल के साथ। बुक को कनेक्ट कर रहा है टेबल के साथ। तो फिर जो प्रेपोजिशन होता है उसका बेसिक काम क्या होता है? एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट करना या फिर एक नाउन को सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या करता है? कनेक्टर का काम करता है। इसके बाद हमारे पास इंटरजेक्शन होते हैं। सडन फीलिंग्स होती हैं जो इंटरजेक्शन में हमारे पास सडन फीलिंग होती है, जैसे कि कोई एक्सक्लेमेशन मार्क वाले हो गया, तो वो होता है। यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ में बता भी रखा है कि डी जो है वो साइलेंट होता है। एडजेक्टिव में डी साइलेंट होता है। दूसरा मैंने ये भी बोला हुआ है अगर आर से पहले कोई वॉल लगा हुआ है तो आर जो है साइलेंट हो जाता है, लेकिन अगर आर के बाद भी कोई वॉल है तो वो आर साइलेंट नहीं होता है, हम उस आर को बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा लिखना है तो मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। होपफुली आप सभी ने लिख लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्ड्स होते हैं, फ्रेज। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हम इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें से 5 वॉल हैं जो कि A E I O U है और रिमेनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो वॉल और कॉन्सोनेंट्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटेंस से पहले एक फ्रेज़ भी आता है बीच में। फ्रेज़ भी आता है। फ्रेज़ क्या होता है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज़ भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक या एक से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो मिलकर एक फ्रेज़ भी बनाते हैं। फ्रेज़ किसको कहते हैं? कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई एक पर्टिकुलर या कोई एक साफ मीनिंग नहीं निकल कर आता है। इनका मीनिंग जो है वो नहीं, कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। ठीक है, सिंपल से ऐसे याद रख लेना कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स से हम कुछ बना रहे हैं सेंटेंस की तरह, अगर उसका कंप्लीट हमारे पास साफ़ सुथरा मीनिंग निकल के आ जाता है
तो वह एक सेंटेंस कहलाता है। अगर मीनिंग नहीं निकल के आया तो वह एक फ्रेज़ कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है कि करण एंड अर्जुन इन माई क्लास, तो इसका कोई बन रहा है सेंस? इस चीज़ का हमारे पास कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। करण एंड अर्जुन, करण और अर्जुन मेरी क्लास में, ये कुछ नहीं बन रहा है। या तो होता कि करण एंड अर्जुन स्टडी इन माई क्लास, या फिर कुछ और होता, तो हम मान सकते थे कि ये सेंटेंस बनता, जिससे हमें एक कंप्लीट जो है इसका सेंस पता चलता है कि ये कहना क्या चाह रहा है इस सेंटेंस में। बट यहाँ पे करण एंड अर्जुन इन माई क्लास, इससे हमें क्लियरिटी नहीं हो रही है सेंटेंस के बारे में, इसलिए हम इसको सेंटेंस ना कहकर क्या कहेंगे, एक फ्रेज़ कहेंगे। क्या कहेंगे? एक फ्रेज़ कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्रेज़ होते हैं। हमारे पास नाउन फ्रेज़ हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज़ हो सकता है, ठीक है। अब फ्रेज़ के बाद जो मेन आ जाता है वो है स्ट्रक्चर। हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है तो उसका स्ट्रक्चर जब तक सही नहीं है तो वो सेंटेंस भी सही नहीं होएगा। अगर मैंने लिखना है कि मुझे मार्केट जाना है, तो मैं क्या करूँगा, या सिंपल से शुरू करते हैं बेसिकली कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्या लिखूँगा, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये अभी बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हमें इससे जो है हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि जो कहने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इससे अगर इसी की जगह मैं कुछ और लिख देता, आई क्रिकेट प्ले, ठीक है, अगर मैं लिख देता आई क्रिकेट प्ले, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो ख़राब है, या हम कह सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है वो गलत है। तो इससे हमारे पास जो है सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ आएगा। अब आप किसी को ये बोलोगे आई क्रिकेट प्ले, तो वो कहेगा भाई कहना क्या चाहता है, क्योंकि इससे समझ ही नहीं आएगा कि हमें बताना क्या है आई क्रिकेट प्ले से, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है, हमारी जो है हमारा सेंटेंस जो है वो सही नहीं होने वाला है। इसलिए हम देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेंटेंस को हम बेसिकली 3 पार्ट में बांट के चलते हैं। सबसे पहले आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट को कह सकते हैं हम डूअर, जो काम करता है, ठीक है। जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है हमारे पास। वो क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद बीच में आती है वर्ब। वर्ब बताती है हमारे पास कौन सा काम हो रहा है, किसी सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है उसको कौन बताता है, वर्ब बताती है, वर्ब बताती है। सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है या जिस पर काम हो रहा है। ये 3 चीज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी पे सारी हमारी ग्रामर जो है वो घूमती है। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को करेक्ट बनाए रखने के लिए हमारी पूरी ग्रामर जो है वो घूमती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 होते हैं सेंटेंस के अंदर, 3 जो है पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी जो डूअर होता है, जो किसी काम को कर रहा होता है। डूअर कौन होता है, जो काम को करता है, सबसे पहले वो लिखा जाएगा। उसके बाद जो काम हो रहा होता है वो लिखा जाता है, और उसके बाद जिस पर काम हो रहा होता है वो लिखा जाता है। थर्ड पे कौन लिखा जाता है, जिस पर काम हो रहा हो या फिर जो काम हो रहा हो वो लिखा जाता है। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी लिखा था, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा था आपके लिए, आई प्ले क्रिकेट, ये लिखा था। इसमें आई कौन है, डूअर है, जो खेलता है ना। जो खेलता है डूअर वही तो होगा। अब जो बैठ के देख रहा है वो डूअर कैसे होएगा, ठीक है। इसलिए जो है आई यहाँ पे क्या है, डूअर है या फिर सब्जेक्ट है। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पर, खेलने का काम, कि हम खेलते हैं। काम क्या हो रहा है, खेलने का काम। तो यहाँ पे काम को कौन बताता है, वर्ब। तो यानी यहाँ पे जो प्ले है वो क्या है, एक वर्ब है। और उसके बाद क्या खेलता हूँ मैं, या क्या खेलने की बात की जा रही है इस सेंटेंस के अंदर, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारे पास होएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, और उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया।
और हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी यही है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा आया भी, इसलिए जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है, वो सही है। सेंटेंस कैसा है, सही है। और इसके बाद जो मैंने एक और सेंटेंस लिखा था कि आई क्रिकेट प्ले, आई क्रिकेट प्ले, क्या ये वाला सेंटेंस सही होगा? इसमें हमने मान लिया कि सब्जेक्ट सबसे पहले हमने लिख दिया, ठीक है, आई हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद तो हमें पता है कि अगर हमें अपनी इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हमें करेक्ट सेंटेंस लिखना है तो हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? वर्ब। तो यहाँ पे क्रिकेट वर्ब है क्या? सोच के देखो, क्रिकेट वर्ब होएगी क्या? क्रिकेट कोई काम है? नहीं ना। काम क्या है हमारे पास? प्ले करना। काम क्या है हमारे पास? प्ले करना, खेलना। खेलना काम है हमारे पास, इसलिए सब्जेक्ट के बाद जो है प्ले आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है? क्रिकेट। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? वो गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। हमें क्या करना होता है इंग्लिश में? बस हमें यही देखना होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखनी होती है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा और सिर्फ ये वाला सेंटेंस जो है वो सही होएगा। तो हमने देखा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। सेंटेंस फॉर्म होता है अलग अलग वर्ड से मिलके। अपने आप में ये भी एक वर्ड है आई, बेसिकली ये एक अल्फ़ाबेट है बट हम इसे वर्ड कंसीडर कर सकते हैं। प्ले भी एक वर्ड है हमारे पास, क्रिकेट भी एक वर्ड है। अब ये अलग अलग वर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं। और सेंटेंस जो है वो तभी सही माना जाएगा जब उसका स्ट्रक्चर सही होगा। कब सही माना जाएगा सेंटेंस? जब उसका स्ट्रक्चर सही होगा। और स्ट्रक्चर कैसे होएगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये मेन हमारा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बार अगर आप इसको नोट करना है तो कर लो, फिर मैं इधर से भी आपको शो कर देता हूँ। हो गया होगा आई होप। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। हमने फ्रेज देखा, इसके बाद हमने सेंटेंस देखा। ठीक है, सेंटेंस में हमने क्या लिखा है? यही डेफिनेशन दे रखी है कि क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका एक कंप्लीट या फिर एक हमारे पास पर्याप्त मीनिंग निकल कर आता है। ठीक है, अब हमने देखा कि इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हैं सेंटेंस की, ये जो कि क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने कहा था आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सही था। सबसे पहले आई आया जो डूअर है, उसके बाद प्ले आया जो काम किया जा रहा है वर्ब, और उसके बाद जो काम हो रहा है क्रिकेट खेलना, तो उसके बाद क्रिकेट आया। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स उसमें सही था, तो इसलिए सेंटेंस भी सही था। ठीक है, लेकिन अगर हमने बोला आई क्रिकेट प्ले, तो आई तो ठीक है, सब्जेक्ट पहले आ गया, डूअर आ गया, लेकिन डूअर के बाद हमें चाहिए वर्ब कि कौन सा काम हो रहा है। वहाँ पे क्रिकेट काम नहीं था, इसलिए वो सेंटेंस क्या था? गलत था। यानी उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो थे वो गलत थे। क्रिकेट बाद में आना था, प्ले पहले आना था, क्योंकि प्ले क्या है? एक वर्ब है और सब्जेक्ट को वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं हम सेंटेंस की दूसरी डेफिनेशन। और उस फिर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि क्या था? पहले सब्जेक्ट आएगा या डूअर आएगा, फिर बीच में वर्ब आएगी और थर्ड में ऑब्जेक्ट आएगा। इसको हम अभी देखेंगे। वर्ब भी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, पहले एक बार आप इतना नोट कर लीजिए। अगर आपको ये नोट करना है, अगर की क्या बात है, आपको करना ही करना है। आपको अगर अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं तो जो आपको आगे भी काम है, तो आपको ये सारा कुछ नोट कर लेना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच होपफुली आपने कर लिया होगा, तो मैं इसी को बस जूम करके रख देता हूँ। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेंटेंस की टाइप्स देखते हैं। सेंटेंस भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सेंटेंस का एक बार हमने डेफिनेशन देख ली, क्या होता है? एक डेफिनेशन थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। दूसरी डेफिनेशन क्या थी सेंटेंस की? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला जो हमारे पास है वो कौन सा है? एजर्टिव सेंटेंस। बेसिकली जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो एजर्टिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे सेंटेंस की टाइप्स चेंज होते रहेंगे, उसमें हम एजर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लेके आते रहेंगे। एक बार मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप वहाँ से नोट डाउन करना। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है
ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब हमारे पास दो वर्ब्स होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। हमेशा याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक सही सेंटेंस स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। और उसके बाद मेन वर्ब किस लिए आती है, मेन वर्ब जो है किसी सेंटेंस के अंदर हमें काम बताती है कि वर्क क्या हो रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, हमें वो बताती है, या किसी सेंटेंस में कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। हमने पढ़ा था वर्ब की डेफिनेशन में अभी कि ये क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड होता है, ये एक्शन बताती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है कि जो काम हो रहा होता है या जिस पर काम हो रहा होता है वो क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। जो काम हो रहा होता है या जिस पर काम हो रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको लग सकता है कि मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट एक्चुअली हम जितना स्लो लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से ही उतनी ज़्यादा हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी डेवलप होएगी। हमारा फोकस यहाँ पर रिवीजन करना नहीं है, हमारा फोकस है यहाँ पर कि हम बेसिक से शुरू करें। ये सोच के चले कि हम पहली बार सीख रहे हैं तो हमें बिल्कुल धीरे धीरे ही लेकर चलना पड़ेगा ताकि हमारी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे माइंड में ज़्यादा बैठे। और आप मेरे साथ साथ रिपीट भी करा करें, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप भी बोला करें, इससे आपके माइंड में भी जब बार बार जाएगा तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इसलिए हम स्लो स्लो कर रहे हैं। मेरी वॉइस तेज़ लग सकती है बट कंटेंट हम स्लो लेकर चल रहे हैं। मे बी वॉइस तेज़ हो क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन कंटेंट हम स्लो ही लेकर चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हम एक वीडियो के अंदर ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि इतनी बार रिपीट कर देंगे कि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम सिंपल में लिखें तो आएगा ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका अगर मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं, अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, अगर मैं लिखूं कि ही इज़ गोइंग टू पार्टी, बेसिकली यहाँ पे एक आर्टिकल भी लग जाएगा, ही इज़ गोइंग टू अ पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमारे पास क्या है, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं और वो भी मेल पर्सन की, क्योंकि ही जो है वो मेल के लिए लगता है, ही जो है मेल के लिए लगता है, या फिर हम कह सकते हैं मैन के लिए लगता है, लड़के के लिए ही लगता है, लड़कियों के लिए शी लगाते हैं, हम लड़कियों के लिए शी लगाते हैं। तो ही यहाँ पे अगर हम देखें तो ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी इज़, हेल्पिंग वर्ब लगी है एज। ठीक है, और ये जो इज़ जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग लगती है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट या डूअर के अकॉर्डिंग लगती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट या डूअर के अकॉर्डिंग लगती है, इसको याद रखना। और अगर हम देखें जो ही है इसमें वो कैसा है, ही एक सिंगुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ही जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर पर्सन, यानी एक आदमी को, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर वाली लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगी है, सिंगुलर वाली लगी हुई है, इज। अगर प्लूरल होता है ही की जगह, अगर हमारे पास प्लूरल होता, दे होता, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती, आर लगती। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास मेन वर्ब लगी हुई है गोइंग। बेसिकली इस सेंटेंस में एक्शन हमें किस वर्ड से पता लग रहा है, इस वर्ड से पता लग रहा है कि वो जा रहा है, वो जा रहा है। तो हमें गो की ये फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा रखा है जो कि कॉन्टिन्यूस के लिए, ये हम आगे टेंसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमें गोइंग जो वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर वो एक एक्शन वर्ड है। हमें इस वर्ड से पता लग रहा है कि जो ये ही नाम का प्राणी है या व्यक्ति है ये एक पार्टी में जा रहा है। तो गोइंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। टू यहाँ पे बेसिकली हमने एक प्रेपोजिशन लगाई है। ठीक है, अब हमने प्रेपोजिशन का क्या रोल पढ़ा था कि प्रेपोजिशन क्या करती है, एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करती है। ठीक है, या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हमारे पास जा कौन रहा है, ही जा रहा है। ठीक है, ही जा रहा है ना यहाँ पर, और जा कहाँ रहा है, पार्टी में जा रहा है। अब ही को पार्टी से जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, इस प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, इस टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। ठीक है, और उसके बाद जा कहाँ रहा है, पार्टी में जा रहा है, तो पार्टी हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। पार्टी क्या होगी, ऑब्जेक्ट। अब इसके सामने आप कहोगे कि ये ए आर्टिकल क्यों लगाया है। अब देखो, आर्टिकल जो है वो हमारे पास लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, ये याद रखना, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाया है इस पार्टी के लिए, और ये आर्टिकल पार्टी के लिए लगाए, ही के लिए नहीं लगाए। कहीं कोई सोच सकता है कि ही भी तो सिंगुलर है, एक है, इसलिए हो सकता है ये ए जो है वो ही के कारण लगाओ। नहीं, ये जो आर्टिकल है ये पार्टी के लिए लगा है। आर्टिकल किसके लिए लगा है? पार्टी के लिए। हमेशा याद रखना, आर्टिकल उसी वर्ड के, जिस वर्ड के साथ लगता है उसी को जिस वर्ड के साथ लगता है उसी को क्वालिफाई करता है, ठीक है। आर्टिकल जिस वर्ड के साथ लगता है उसी को क्वालिफाई करता है। तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है। हमने देख लिया, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। आप भी मेरे साथ रिपीट करो, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। अब अगर एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगर हमारे पास ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हमने अभी यही स्ट्रक्चर स्टडी किया था, इसी के बारे में समझा है। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे राम इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि काम कौन कर रहा है लिखने का? राम कर रहा है ना। लेटर कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर डूअर कौन हुआ? राम हुआ। अब राम हमारे पास कैसा है? एक व्यक्ति है कि बहु ज़्यादा व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है, सिंगल पर्सन है ना, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली लगी है। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली लगी है, इज़। इसके बाद जो है, इस सेंटेंस के अंदर एक्शन कैसे पता लग, किस वर्ड से एक्शन पता लग रहा है कि काम क्या हो रहा है? काम जो है वो लिखने का काम हो रहा है, और किस वर्ड से पता लग रहा है? वो राइटिंग वर्ड से पता लग रहा है। किससे लग रहा है? राइटिंग वर्ड से पता लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है? और वो लिख क्या रहा है? एक लेटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। और लेटर कैसे लिख रहा है? सिंगुलर, एक लेटर लिख रहा है, और सिंगुलर होने के कारण इसके साथ आर्टिकल का भी यूज़ किया गया है। ये छोटा सा ए आर्टिकल लगा रखा है हमने, ठीक है। तो अगर हम इसके देखें कि क्या ये राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम क्या कर रहा है? एक लेटर लिख रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ राम, हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर मेन वर्ब राइटिंग, उसके बाद लेटर, ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, इसलिए जो हमारा सेंटेंस है वो भी सही है। सेंटेंस कैसा है हमारा? करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे, अपना जहाँ पे भी आप अपनी नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेगेटिव में भी सेम रहता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। बस ये याद रखना, नेगेटिव में जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो है नॉट वर्ड लग जाता है। क्या लग जाता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट वर्ब लग जाता है। जैसे राम, पहले वाले में क्या था? मैंने सेम एग्जांपल लिया है ताकि आप इन दोनों को रिलेट कर सको, ताकि आप रिलेट कर सकते हो। अगर मैं अलग अलग एग्जांपल लेके करवाऊँ तो भी आप रिलेट कर लोगे, बट जब सेम एग्जांपल होता है तो हमारे माइंड में ज़्यादा जल्दी बैठता है, हमारे माइंड में ज़्यादा जल्दी बैठता है। इसमें था राम डूअर, यहाँ पे भी राम डूअर, फिर इज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी इज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब था राइटिंग, यहाँ पे मेन वर्ब राइटिंग, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारे पास क्या आ गया? नॉट आ गया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया, ठीक है। तो जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा जाता है। अब चाहे तो आप इसका ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, या आपको शॉर्ट में भी लिखना है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि नेगेटिव वाले जो केस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट डाल देते हैं, बाकी यहाँ सब्जेक्ट रहता है, यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है। सिंपल बन वैसे ही गया, बस ये याद करने का कि आप माइंड को, हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहता है अगर हम कुछ ट्रिक करके अपने माइंड को डाटा प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट या रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारे माइंड में ना बैठे, बट अगर हम छोटा सा ये ट्रिक माइंड में डाल दें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट हमें ऐड करना है, तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इससे भी कईयों का ज़्यादा देर तक याद रह सकता है। बाकी आपकी अपनी ट्रिक्स या अपने मेथड हो सकते हैं याद रखने के, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव का में बेसिकली, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हम इंटेरोगेट करते हैं, कोई केस होता है या पुलिस जो है वो इंटेरोगेट करती है, किसी विक्टिम से इंटेरोगेट कर सकती है, कल्प्रिट से इंटेरोगेट कर सकती है, ठीक है। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है इंटेरोगेट का मतलब? पूछताछ करना, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी क्या, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? एक क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जैसे कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो,
ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। इनमें हम सामने वाले से पूछताछ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में? हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लोज एंडेड, एक होते हैं हमारे पास क्लोज एंडेड, दूसरे होते हैं हमारे पास ओपन एंडेड। दूसरे कैसे होते हैं हमारे पास? ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड का अगर हम देखें, क्लोज एंडेड वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें जो आंसर हैं वो किस में मिलता है, इनमें जो हमें आंसर है वो येस या फिर नो में मिलता है। फॉर एग्जांपल आई आस्क यू विल यू गो टू मार्केट, ठीक है। विल यू गो टू मार्केट, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? आप कैसे बोलोगे? येस आई विल गो टू मार्केट, या फिर आप बोलोगे नो आई वॉन्ट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? येस या फिर नो में दोगे आंसर, येस या फिर नो में दोगे आंसर, है ना। इसका आंसर आप कैसे दोगे? आप येस में दोगे या फिर नो में दोगे। तो ये जिसका भी आंसर येस और नो में आता है वो कैसे क्वेश्चन होते हैं? उनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। यानी क्लोज क्यों बोलते हैं? कि आपने एक बार हाँ या ना बोल दिया, इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर हम ओपन एंडेड की बात करें तो इसमें जो है हमें आंसर येस या नो में नहीं मिलते हैं, इसके बदले हमें दूसरे फॉर्म में आंसर मिलते हैं। जैसे कि वाई आर यू लेट, तो यहाँ पे येस या नो में नहीं मिल रहा कि यस आई एम लेट। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप लेट हो या नहीं हो, नहीं ना, मैंने तो पूछा आप लेट क्यों हो, तो इसका आंसर येस और नो में नहीं मिलेगा। इसका आंसर को कोई एक पैराग्राफ हो सकता है या सेंटेंस हो सकता है इसका, जबकि वन वर्ड में मिल जाता है येस या फिर नो में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जिसका भी येस या नो में आंसर मिले वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, जिसका येस या नो के अलावा आंसर मिले वो क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। अब इनके थोड़े से हम सेंटेंस जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, चलो एक बार मैं आपको पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। अगर मैंने पूछा विल यू किल हिम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमने ले लिया एक नेगेटिव सेंस वाला क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। तो हाँ, अगर हम इसके स्ट्रक्चर में पहुंचने की कोशिश करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डूअर कौन है, आपको गेस करना है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने खुद करना है। डूअर कौन है यहाँ पे? काम कौन करेगा मारने का? यू करेगा। वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिया, यू करेगा। तो यू यहाँ पे क्या है? डूअर है या फिर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद काम, कौन सा काम करना है? असल में सेंटेंस में बोल कर है हमें करना क्या है, हमें क्या करना है? वेरी गुड, सही बोल रहे हो, हमें करना है किल, हमें करना है किल, ठीक है। तो यहाँ पे किल क्या है? वर्ब, या फिर हम कह सकते हैं मेन वर्ब, है ना। एक्शन जनरेट कौन करता था सेंटेंस के अंदर? मेन वर्ब करता है ना। कौन करता है? मेन वर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको मारना है? हिम को मारना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। हमारे पास सेंटेंस क्या आया? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम कहेंगे ये विल क्या है? विल बेसिकली हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड का, इसका पहले तो ये बताओ मुझे आंसर क्या मिलेगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये कि ओपन एंडेड है? ठीक है। विल यू किल हिम, क्या तुम उसे मारोगे? हाँ मैं उसे मारूंगा, येस आई विल किल हिम, और नो आई वॉन्ट किल हिम, ठीक है। तो क्या आ रहा है कि येस और नो में आंसर मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कैसा है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये हमारे पास? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो हमें पता चला क्लोज एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट आएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी आता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव का पता तो क्वेश्चन मार्क से ही चलेगा ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। अब होपफुली आपको क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर करेंगे हम, ठीक है। एक बार हम क्लोज एंडेड का देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है क्लोज एंडेड का? सबसे पहले क्या आई? हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। इसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, डूअर। सॉरी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर डूअर आया सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन वर्ड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपका इंटेरोगेटिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो इसका क्या बन रहा है आपके पास?
आंसर येस या नो में बनेगा ना, येस आई हैव सीन, या फिर नो आई हैवंट सीन, तो येस और नो में आंसर बन रहा है, तो ये क्या क्लोज एंडेड, ठीक है। इसके बाद क्लोज एंडेड के बाद मैं आपको क्लोज एंडेड के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। इसमें ओपन एंडेड में भी हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है जो हमने क्लोज एंडेड में बनाया है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन वर्ड तो है ही ये क्वेश्चन टैग। लेकिन इसके आगे एक क्वेश्चन वर्ड और लग जाता है। अब ये क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वाई हो सकता है, हाउ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन वर्ड जब भी क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर के आगे, तो वो क्या बन जाएगा, ओपन एंडेड बन जाएगा। जैसे इसी में एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा था कि हैव यू सीन द ताजमहल, इसका आंसर मिल रहा था येस और नो में। अगर मैं इसके आगे कुछ लिख दूँ कि वाई हैव यू सीन द ताजमहल, फॉर एग्जांपल मैंने वाई लगा दिया, तो वाई से क्या बन गया, तुमने क्यों देखा ताजमहल, ठीक है। तो इसका आंसर बदल गया ना, अब येस और नो में हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो आंसर बदल गया, ठीक है। इसलिए ये जो है क्लोज एंडेड से भी हट गया, क्योंकि क्लोज एंडेड में सिर्फ कैसे आंसर्स मिलते हैं हमें, क्लोज एंडेड में सिर्फ हमें येस और नो वाले आंसर्स मिलते हैं। कौन से आंसर्स मिलते हैं, येस और नो वाले आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको बड़ी लग सकती है बट बेसिक था, तो एक बार मैं बेसिक आपको कंप्लीट कर देता हूँ। अगली वीडियो से हम चैप्टर से शुरू करेंगे, टेंस वाले चैप्टर से, इसलिए थोड़ा सा रह गया, बस ये सेंटेंसेस समझा देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस वाले चैप्टर से करेंगे और थोड़ी सी वीडियो स्मॉल रखने की ट्राई करेंगे। 30 to 35 मिनट्स की वीडियो में रखूँगा, ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आपको ज़्यादा समझ भी आए, क्योंकि मुझे भी पता है अगर हम ज़्यादा लंबी वीडियो खींचते हैं तो उतना स्टूडेंट्स का जो है वो अटेंशन पीरियड नहीं होता है, वो उतना ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम से हम वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमारे पास जो डूअर होता है या फिर जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसकी हमारे पास ज़रूरत नहीं होती। हमारे को ज़रूरत सिर्फ होती है वर्ब की, यानी जो एक्शन वर्ड होता है कि क्या एक्शन किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट की, यानी किस पर एक्शन किया जा रहा है। एक्शन कौन कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मर्जी करे, बस काम होना चाहिए, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का ये रूल होता है कि काम होना चाहिए, कौन काम कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं होता है। अब इसका एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ दे रखा था, शट द डोर, ठीक है, शट द डोर। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे वर्ब है कि जो काम होना है वो इम्पोर्टेंट है, कि दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है, लेकिन दरवाजे के बंद होने से मतलब है। और किसके बंद होने से मतलब है, दरवाजे के। वो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्या होता है, रूल होता है, या फिर हम इसका कह सकते हैं बेसिक वो होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंपेरेटिव का। अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेके देख ले हम, ब्रिंग सम स्नैक्स। जैसे आपने देखा होगा बॉस वगैरह ऑफिस में ऑर्डर दे देते हैं, ब्रिंग सम स्नैक्स। अब उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन लेके आ रहा है, बस उनको किससे मतलब है, लाने से, और क्या लाने से, स्नैक्स लाने से, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इंपेरेटिव का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इंपेरेटिव का हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं अभी आपको टाइम दे दूंगा, आप नोट कर लेना इन्हें। शट द डोर, हेल्प मी, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हमारे पास इस तरह के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं ROOP, ठीक है। रिक्वेस्ट की जा सकती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे हम कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम किसी को, फॉर एग्जांपल हेल्प मी, ठीक है। अब कोई इंसान अगर मुसीबत में होता है, उसको इससे मतलब नहीं होता है कौन हेल्प कर रहा है, लेकिन मतलब किससे होता है, हेल्प मी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रोड्स पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, या कुछ भी हो जाता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला इंसान कौन है, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते। हमें मतलब होता है हेल्प लेने से। हेल्प क्या हो गया, वर्ब प्लस मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जिस पे हेल्प चाहिए या जिसको हेल्प चाहिए, ठीक है। इसमें इन सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे हमने कहा शट द डोर,
कमांड दे सकते हैं किसी को, ब्रिंग मी वाटर, एडवाइस दे सकते हैं किसी को, वार्निंग दे सकते हैं और प्रोहिबिशन दे सकते हैं। तो ये 6 तरह के होते हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको याद करने का अगर आपको ट्रिक देखनी है तो ऐसे याद करो, रोका WP, ठीक है, ऐसे याद कर लो, रोका WP। इसको ऐसे बना लो, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन। इनसे आपको ये जो है याद हो जाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस याद हो जाएंगे इससे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके बाद एक और तरह के सेंटेंस होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। लास्ट जो है हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम ओके एक बार इसमें इम्पेरेटिव में थोड़ा सा और बता देता हूँ। वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरे इनको लिखने का टाइप होता है। अब इसमें से हमने बता रखा है कि जिन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शट द डोर, हेल्प मी, इस टाइप से। लेकिन जहाँ पे हमें सजेशन या किसी को प्रपोजल करना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। लेट हमेशा याद रखना सजेशन के लिए लिखा जाता है या फिर प्रपोजल के लिए लिखा जाता है, ठीक है। लेट किसी से कुछ सजेस्ट, किसी को कुछ सजेस्ट करने के लिए हो सकता है या किसी को कुछ प्रपोज करने के लिए हो सकता है। इसके बाद अगर हम चलें आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, हमारे पास एक और टाइप के होते हैं, वो होते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हमें पता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये हमने देखे होंगे सेंटेंस के अंदर। इसका एक एग्जांपल है ओ माई गॉड। यहाँ पे एकदम मतलब शॉक वाली सिचुएशन होती है, मतलब हमें सडन कोई हमारी फीलिंग आती है या सडन हमें कुछ पता चलता है, तो उन सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में क्या है हमारे पास, दीज इंडिकेट अ विश और अ होप। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि आई विश आई वर अ किंग, कि काश मैं एक राजा होता। राजा है नहीं बट राजा होता, ये अपनी विश बता रहा है। या मैं कुछ और कह सकता हूँ कि आई विश आई वर अ टीचर, या आई विश आई वर अ साइंटिस्ट, आई विश आई वर अ साइंटिस्ट हो गया, आई विश आई वर अ डॉक्टर, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। जिसमें हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। वैसे तो मैंने सोचा था कि आप आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा टेंस का भी इंट्रोडक्शन दे दूं, बट वीडियो लंबी होने के कारण हम इसे नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू करेंगे। तो आज हमने बेसिक इंग्लिश के बारे में समझा कि इंग्लिश में होता क्या है, सेंटेंस होते हैं। अगर मैं एक बार देखूं तो थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर अगर हम देखें कि हमने क्या आज की इस वीडियो में हमने समझा, सबसे पहले हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है। फिर हमने देखा हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ग्रामर, जिसमें हम टेंस से लेकर नरेशन वाला पहले करेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं। उसके बाद देखा हमने कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो वॉल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, जो कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब भी दो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, टेंसेस वाले टॉपिक से अपनी जो है इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है टेंसेस रहने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाना, जैसे जैसे मैंने बनाए हैं वैसे वैसे ही आप सभी भी अपने नोट्स बनाना, ताकि बाद में जब आपको रिवीजन के टाइम पे, किसी एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के टाइम पे नीड हो, तो आपको इधर उधर वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है। इन नोट्स से आपका लगभग पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो किसी को शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी और के भी काम आ सके, मे बी किसी को इससे कुछ हेल्प हो सके, इसलिए बाकी थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।